हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रजेश वंस अगेन विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक हमारा, जो कि आपके गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सैंपल क्वेश्चंस फॉर जनरल इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश में जो सैंपल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के रिगार्डिंग। रीजनिंग के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके की अप्रोच आपकी होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। आपको ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि रीजनिंग होती क्या है, और रीजनिंग क्वेश्चंस के माध्यम से पेपर सेटर्स एग्जाम के आपसे क्या समझना चाहते हैं, आपके बारे में क्या चेक करना चाहते हैं, आपकी नॉलेज को किस तरीके से किन पैरामीटर्स पर देखना चाहते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टाइटल दिया है हमने, हाउ टू अप्रोच फॉर क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से डील करना चाहिए, किस तरीके से उनको सॉल्व करना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर डिजाइन टू चेक योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए। आप कौन सी एबिलिटी आपकी चेक की जाती है? क्रिटिकली आप कैसे सोचते हैं, क्रिटिकली, एनालिटिकली, एनालाइज करके किसी चीज को आप एनालाइज करके, क्रिटिकली, स्पेसिफिकली कैसे सोचते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही कठिन शब्द हैं। जी नहीं, ये उनको आपकी मेंटल एबिलिटी, क्रिटिकली आप कैसे चीजों को समझते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, चीजों की व्याख्या कैसे करते हैं, तो एनालिटिकली हो गया। मोर स्पेसिफिकली, खास तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और उसकी काबिलियत चेक करने के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। रीजनिंग का मतलब रीजन फाइंड आउट करना, रीजन के बेस्ड आपका आंसर होगा, आपकी चॉइस होगी। दिस शुड बी अप्रोच्ड एज, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में उस समय रखना चाहिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। रीड द क्वेश्चन ओनली। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स के समय आप सोचते हैं कि जल्दी से टाइम भी हमें सेव करना है, तो हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। और होता क्या है कि अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसके चॉइसेस भी पढ़ लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है स्टूडेंट्स की कंफ्यूज्ड हो जाने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ना, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी सॉल्व करेंगे। मेरा मतलब ये है कि सीरियसली आप क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़िए, और तब तक पढ़िए कि जब तक उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं समझ आ जाता है। अब आप कहेंगे कि मीनिंग तो हर समझ में आ जाता है। कई बार बहुत एक शब्द जो क्वेश्चन में ऐड होता है उस पर आपका ध्यान नहीं जाता कि वो क्या पूछ रहा है। तो इसलिए मैं उसको आपको कह रही हूं कि बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को पढ़िए और उसका मीनिंग लगाइए। सपोज आप मीनिंग नहीं लगा पा रहे हैं, तो जितने शब्दों का मीनिंग आप लगा पाते हैं, लगाने में कामयाब हो जाते हैं, उसी के आधार पर उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इस समय आपको आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर की जो चॉइसेस दिए गए हैं उनको बिना पढ़े आप क्वेश्चन को समझिए। दूसरा मैंने आपको बताया है पॉइंट कि आइडेंटिफाई एजम्पशंस। जो एजम्पशंस उन्होंने दे रखे हैं उनको पहचानिए। अब आप कहेंगे कि इनको कैसे पहचानेंगे? अब आपकी बारी है कि क्वेश्चन के लिए जो चॉइसेस आंसर दिए गए हैं आप उनको पढ़िए, तो उसमें जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एजम्पशंस क्या हैं, क्या चीजें हैं जो कि ऐड की गई हैं, उनको पहचानिए। क्या है जो आपने अंदाजे के हिसाब से दिए गए हैं चॉइस सेंटेंसेस के तौर पे, तो उनको पहचानिए। स्कैन द आंसर चॉइसेस। अब आपके दिमाग में स्कैनिंग हो जानी चाहिए आंसर चॉइसेस की। जितने भी आंसर्स आपको दिए गए हैं
आंसर चॉइसेस आपको दी गई हैं उनको अपने दिमाग में स्कैन कीजिए। स्कैन कीजिए का मतलब ये है कि आप उन सभी चॉइसेस के मीनिंग लगाने की कोशिश कीजिए। अब आप अगर मीनिंग लगाने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके लिए आंसर फाइंड आउट करना या करेक्ट चॉइस डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग। कई बार ऐसा होता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन में एक सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि सपोज 3 चॉइसेस दी गए हैं आपको या 4 चॉइसेस दिए गए हैं आंसर के, तो उनमें पैटर्न फिर आप देखिए कि किसमें पैटर्न सेम फॉलो किया गया है। इससे भी आपको मदद मिलेगी आपका आंसर करेक्ट आंसर ढूंढने में। तो मैं ये कह रही हूँ कि पहचानिए पैटर्न्स को। अगर पैटर्न आप पहचान जाते हैं तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के पैटर्न के हिसाब से भी आप चॉइस करने में कामयाब हो सकते हैं। पैटर्न तो आप समझते हैं, एक जैसे तरीके से वर्ब का आना या एडवर्ब का आना या क्लॉजेस का आना या इन्फिनिट का आना या जीरंड का आना, ये मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का आना। तो ग्रामेटिकली जो पैटर्न होते हैं सेंटेंसेस में उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपको रीजनिंग का करेक्ट चॉइस ढूंढने में आसानी होगी। मेक द वैलिड डिडक्शन। सपोज आपने सारे चॉइसेस पढ़ लिए हैं, इवन देन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि द चॉइस विच यू हैव सिलेक्टेड इज करेक्ट वन और नॉट, देन व्हाट यू शुड डू। आप नहीं फाइनल हो पा रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि जो आपने आंसर चुना है वही करेक्ट है, तो फिर आप डिडक्शन पैटर्न पर आइए, डिडक्शन शुरू कीजिए। मेक द वैलिड डिडक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज उन्होंने 3 चॉइसेस आपको दी हैं, तो आप चॉइसेस को काटना शुरू कीजिए। चॉइस को ध्यान से पढ़िए उस सेंटेंस को और हटाइए उसको। फिर दूसरा पढ़िए, फिर देखिए कि क्या ये हटाने वाला है, कि ये बेटर लग रहा है, आपको करेक्ट चॉइस लग रहा है। अगर दूसरा लग रहा है तो उसे राइट रोक के रखिए, थर्ड वन को डिडक्ट कीजिए। तो डिडक्शन के माध्यम से माने माइनस करते जाइए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो बचेगा आपके पास ऑब्वियसली वही होगा आंसर। तो इस तरीके से भी अपनी चॉइस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज सो इजी। डिडक्शन भी एक कारगर ट्रिक है इस तरह के आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। रिकॉग्नाइज द मेन पॉइंट और फाइनल कंक्लूजन। जब आप इन आंसर्स को पढ़ें तो ये समझें जो आपको ऊपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उस बात में क्या मेन पॉइंट्स थे। माने जो 2-3 लाइंस का आपको दिया गया है, पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है, ये ज्यादा भी हो सकता है, 10 लाइन में भी हो सकता है, तो उसके मेन पॉइंट को समझिए। अगर आपकी समझ में उसका मेन पॉइंट आ जाता है कि संदर्भ क्या है, सब्सटेंस क्या है, थीम क्या है जो उन्होंने बात की है, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो भी आप अपना आंसर चॉइस करने में करेक्ट होंगे। तो ये मैंने बताई आपको 6 पॉइंट्स जिनके माध्यम से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चंस पहले ध्यान से पढ़िए, एजम्पशंस को आइडेंटिफाई कीजिए, आंसर्स को स्कैन कीजिए दिमाग में, और इसके बाद पैटर्न जो फॉलो किए गए हैं उनको देखिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा बावजूद इसके तो डिडक्शन वाली टेक्निक अपनाइए, माइनस करते जाइए, रॉन्ग आंसर छांटिए पहले, तो जो करेक्ट बचता है वही जो बचता है वही करेक्ट होगा। और आफ्टर ऑल इतना सब के बावजूद भी अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो फाइनल कंक्लूजन ढूंढिए, मेन पॉइंट्स ढूंढिए, जो बात की जा रही है, जो टॉपिक उन्होंने दिया है करेक्ट चॉइसेस के रिगार्डिंग, उस टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है, फाइनल कंक्लूजन आपके दिमाग में क्या है, उसके बेसिस पर भी आप रीजनिंग का सही आंसर कर सकते हैं। तो आइए, मैंने एक पैराग्राफ भी लिया है जिसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, उसको मीन करना आपके लिए जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने कई बार देखा है बच्चों को कि वो जो चॉइसेस दी गई है होती हैं उनको पढ़ लेते हैं,
मेन पैराग्राफ को पढ़ते ही नहीं। तो ये एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन से आपको समझ नहीं आएगा, चॉइसेस से आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो बात क्या की जा रही। और इसमें कई बार होता क्या है कि वो अपोजिट पूछ रहे होते हैं और आप कुछ और लिख देते हैं, सिनोनियम्स लिख देते हैं। तो ये एक और गलत हो जाता है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर आपके अकॉर्डिंग सेट किया है, तो आप अंदाजे मत लगाइए। सबसे पहले आप पैराग्राफ पढ़िए, मुश्किल से आधा मिनट 20-25 सेकंड में आपको थीम मिल जाता है किसी भी पैराग्राफ का। A recent survey has shown that people who have low levels of immune system activity tend to score much lower on test of mental health than do people with normal or high immune system activity. अब उन्होंने एक सर्वे के बारे में बात की है कि जो एक सर्वे है जो लोगों के लो लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करता है कि लोगों की इम्यूनिटी लेवल्स कम, इम्यूनिटी सिस्टम जो इम्यून सिस्टम है लोगों की, रोग रोधक प्रणाली जो है, रोग रोधक प्रतिक्रिया जो है, प्रक्रिया जो है आदमी के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उसकी एक्टिविटी अच्छा स्कोर करती है much lower on test of mental health than do people with normal or high immune system activity. उन लोगों में जिनकी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है, बजाय उनके कि जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है या जिनका इम्यून सिस्टम एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से काम कर रही होती है। तो रिसेंट सर्वे ने ये बताया है कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम लो लेवल पर होता है जो कि जिनका की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता है, और बजाय उनके कि जिनका की नॉर्मल होता है और जिनकी हाई इम्यून सिस्टम एक्टिविटी अच्छी होती है या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। दे कंक्लूडेड फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट, ये सब कंक्लूजन्स उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, प्रयोग कर रखे हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने ये कंक्लूड किया है, ये आंसर निकाला है। अब आंसर क्या निकाला है? दैट द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मेंटल इलनेस। इम्यून सिस्टम जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेंटल इलनेस एज वेल एज फिजिकल डिजीज, कि अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम रोग रोधक प्रक्रिया अगर अच्छे से काम कर रही है तो ये मेंटल इलनेस और फिजिकल डिजीजेस को कंट्रोल रखती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये खोज निकाला है कि किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उसको मेंटल इलनेस के प्रति और फिजिकल डिजीजेस से भी बचाता है। कहना वो ये चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है मेंटल इलनेस के लिए और फिजिकल डिजीजेस के लिए। देयर कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन। अब उन्होंने बताया है कि उनके कंक्लूजन्स जो हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं इन पॉइंट्स पर बेस्ड हैं, जिसके लिए इन्होंने 4 पॉइंट्स बताए हैं। उनमें से वो चाहते हैं आपसे कि एक पॉइंट आपका करेक्ट चॉइस है इनमें से, उसको ढूंढना है आपको। तो सब मिला के बात हुई है इम्यून सिस्टम पर। आपके पूरे पैराग्राफ का थीम अगर मैं कहूं कि इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेंटल इलनेस और फिजिकल डिजीजेस को कंट्रोल करता है किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, और कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले हैं। अब आप चॉइसेस को ध्यान से पढ़िए। हाई इम्यून सिस्टम एक्टिविटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेंटल इलनेस। अगर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो ये मेंटल इलनेस को प्रोटेक्ट करता है, माने आपको मानसिक बीमार नहीं होने देता। बेटर देन नॉर्मल इम्यून सिस्टम एक्टिविटी डज। अगर आपका इम्यून सिस्टम हाईली काम कर रहा है तो मेंटल हेल्थ से आप बचे रहते हैं, मेंटल इलनेस से आप बचे रहते हैं, मेंटल हेल्थ पा जाते हैं उससे ज्यादा, जबकि आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मली काम कर रही है। सब मिला के इन्होंने इस सेंटेंस में एक बात कही, वो ये है कि मेंटल इलनेस रिस्पॉन्सिबल है आपकी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ के लिए। इतना थीम आपने ले लिया। दूसरा देखिए, मेंटल इलनेस इज सिमिलर टू फिजिकल डिजीज इन इट्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी। अब आप देखिए, ये तो टोटल आउट ऑफ द थीम बात है,
पूरे पैराग्राफ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखिए बात कितनी अजीब इन्होंने दी है। मेंटल इलनेस इज सिमिलर, मानसिक बीमारी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि फिजिकल डिजीजेस, जैसे कि शारीरिक बीमारी, इन इट्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी, बॉडी पर सेम इफेक्ट होता है मेंटल इलनेस का और फिजिकल इलनेस का। थर्ड पॉइंट पे इन्होंने दिया है पीपल विद हाई इम्यून सिस्टम एक्टिविटी कैन नॉट डेवलप मेंटल इलनेस। अब इन्होंने थर्ड पॉइंट में कहना चाहा है कि उन व्यक्तियों का जिनका की इम्यून सिस्टम एक्टिविटी बहुत अच्छी है, पीपल विद हाई इम्यून सिस्टम एक्टिविटी कैन नॉट डेवलप मेंटल इलनेस, वो मानसिक बीमार नहीं हो सकते। कहना ये चाहते हैं वो फिर से कि इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी अगर अच्छी है, हाईली एक्टिवेट है, हाईली काम कर रही है, माने इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है, तो आपको मेंटल इलनेस नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट देखिए, मेंटल इलनेस डज नॉट कॉज पीपल इम्यून सिस्टम एक्टिविटी टू डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि मेंटल इलनेस जो है कोई कारण नहीं है लोगों की इम्यून सिस्टम एक्टिविटी को डिक्रीज करने का। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका इम्यून सिस्टम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। अब आप देखिए आपका फोर्थ पॉइंट ही करेक्ट चॉइस होना चाहिए आपका। यही सही बात है कि मेंटल इलनेस का कोई कनेक्शन नहीं है आपके इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम एक्टिविटी को ना तो मेंटल इलनेस कम करता है ना बढ़ाता है। मेंटल इलनेस एक दूसरी चीज है जिसका इम्यून सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। तो मेंटल इलनेस डज नॉट कॉज पीपल इम्यून सिस्टम एक्टिविटी टू डिक्रीज। मेंटली इल व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक्टिविटी कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका यही करेक्ट चॉइस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को पढ़ते समय उसको मीन करना, जो शब्द सपोज आप कुछ शब्दों का मीनिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो उनको गैस करना, और पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप रीजनिंग के क्वेश्चंस में सारे मार्क्स जुटा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी है। और जनरली जो पैराग्राफ वो देते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में वो बहुत ही कोई रेयर नहीं होते हैं। कॉमन चीजों पर ही बात की जाती है, जैसे कि कोऑपरेशन पर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पर, जैसे कि इम्यून सिस्टम पर, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर, जैसे कि ये डिजीजेस पर, तो या पॉलिटिक्स पर। तो ये कॉमन टॉपिक्स ही होते हैं जनरली उनके पैराग्राफ में। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और सही कंक्लूजन गैस कर लेना चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा रीजनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्जाम्स नजदीक हैं। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।